हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक मनु को पढ़ेंगे। ये जो हमारे प्राचीन भारत में जो चिंतक हुए हैं उसके बारे में जो जितने प्रकार का मनु के ऊपर क्वेश्चंस आता है, मनु के बारे में जीवन परिचय को जानेंगे। और मनु ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है जिसमें कि राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये 7 अंग क्या है इसे हम जानेंगे। आगे हम मनु ने राज्य संबंधी जो विचार दिए हैं उसे भी जानेंगे। राजा के बारे में क्या क्या बोले हैं, क्या क्या इनका विचार है, कौन कौन सा विचार इन्होंने दिया है, ये भी हम जानेंगे। फिर राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है। मनु के अनुसार राजा की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत को माना है। राजा को जो है दैवीय माना है कि देवी जो है देव के रूप में जो है इन्होंने जो है भगवान ने इन्हें भेजा है। और भी राजा के क्या क्या गुण होना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और फिर राजा के जो सप्तांग सिद्धांत में जो 7 सिद्धांत है, राजा है, मंत्री परिषद है, मतलब ये जो है पूरे डिटेल से जो है इसको हम पढ़ेंगे। साथ ही राजा के ये राज्य में मनु के समय में जो प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी इसे भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम जानेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक के रूप में हम मनु को पढ़ेंगे। मनु के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से पहले का है, क्योंकि हमेशा से जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और जो चिंतक है, जो दार्शनिक चिंतक है, जिसको कि हम सुकरात से हम शुरू करते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये जो यूनानी जो हैं, तो कहा जाता है कि जो राजनीतिक विचार दिए हैं, जो प्रशासनिक विचार दिए हैं और जो शासन व्यवस्था है, ये सारे के सारे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का देन है। तो आज हम इसे क्लियर करेंगे कि क्या हमारे यहाँ जो राजतंत्र था, गणतंत्र और फिर जो शासन व्यवस्था थी, जो प्रशासकीय व्यवस्था थी, तो क्या ये यूनान के जो दार्शनिक है उससे लिया गया है, या फिर हमारे जो राजनीतिक चिंतक प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक जो है उनका विचार जो है भारत में पहले से ही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक या चिंतन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से पहले का है। यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं कि जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से पहले का है। भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने जो विचार प्रस्तुत किए थे वे राजनीति शास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनसे इस विषय को नवीन दिशा मिली है। भारत में राजतंत्रीय और गणतंत्रीय शासन प्रणालियां प्राचीन यूनानी नगर राज्यों की शासन प्रणालियों से भी पहले ही विकसित हो चुकी थी। जो हमने कहा कि जो पाश्चात्य के लोग हैं उनका कहना है कि ये जो है सारे कुछ उधार का है। अभी जो वर्तमान में हमारे संविधान में जो रूल्स और रेगुलेशंस है, जो हमारे संविधान में अभी लोकतंत्र है और गणतंत्र दोनों है, तो ये लोकतंत्र और गणतंत्र हमारे जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं वो पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं।
तो इसका मतलब ये है कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक है या दार्शनिक है, उससे पहले हमारे यहाँ प्रस्तुत हो चुका था। इसलिए हम लोग ये नहीं मानेंगे कि जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उनके विचार को हमारे यहाँ जो है एडॉप्ट किया है, ये हम लोग कदापि नहीं मानेंगे। क्योंकि हम जब वैदिक काल से जब हम पढ़ते हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर उसके बाद जो मध्यकाल आता है, फिर आधुनिक काल जो आता है, ये सारे काल को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, उससे पहले हमारे यहाँ ये सारे तंत्र मौजूद था। ठीक है। यूनान के, प्राचीन यूनान के जो विचारक थे, वो भारतीय राजनीतिक मनुष्यों ने प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, राजनीतिक दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से पहले राज्य शास्त्र और शासन कला पर विचार प्रस्तुत कर चुके थे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विद्वानों में मनु, कौटिल्य और शुक्र का नाम विशेष रूप से आता है। आगे हम जानते हैं कि जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु को मानव धर्म शास्त्र, जिसको कि अभी हम मनु स्मृति के नाम से जानते हैं, तो मनु स्मृति से ही इनको प्रसिद्धि मिली है। इस कृति में मनु ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विचारों को प्रस्तुत कर एक संगठित समाज की स्थापना पर बल दिया था। इसमें जो है एक दुबे नाम के विचारक हैं, सत्यमित्र दुबे, इनके शब्दों में कहा गया है कि मनु की राज्य व्यवस्था की वास्तविक कसौटी धर्म ही है। मनु ने मानव के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था की परिकल्पना की है। उन्होंने मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का विवेचन किया है जिन्हें सभी कालों और देशों में लागू किया जा सकता है। इस दृष्टि से उनके विचारों का महत्व सर्वव्यापी है। मनुस्मृति हिंदू शासन पद्धति के सिद्धांतों के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। कहा जाता है कि जो हिंदू शासन पद्धति है तो उसका सोर्स क्या है, तो वो मनुस्मृति है, जो महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में बताया गया है, जिसका संबंध जीवन के संपूर्ण पहलुओं से है। जीवन में जितने भी पहलुओं मतलब कि आता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जो भी पहलू आता है, सब जो है इसी से संबंधित है, जिसमें प्रत्येक विषय के बारे में नियमों का उल्लेख किया गया है, नियमों के बारे में बताया गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है। क्षत्रियों के कर्तव्यों के वर्णन में मनु ने प्रशासनिक कार्यों की विवेचना किया है। मनु ने वर्ण आश्रम धर्म की अनुपालना पर बल दिया है, वर्ण आश्रम के अनुपालना पर भी बल दिया है। मनुस्मृति को हिंदू कानून पर सबसे प्राचीन ज्ञात ग्रंथ माना जाता है। मनु का वर्णन प्राचीन राजाओं में प्रथम और महानतम राजा के रूप में भी किया जाता है। मनु के बारे में अभी जो विचार आता है, अभी जो आधुनिक काल में जो मनु के बारे में कुछ अदर तरह से जो इनके जो विचार है, इनका जो मनुस्मृति में जो कुछ बातें हैं, जो अभी के समय में कुछ लोगों को जो है पसंद नहीं आता है, तो ठीक है, वो समय ये समझना चाहिए कि देश में परिस्थिति के अनुसार जो है कोई भी राजा अपना शासन या अपना विचार रखते हैं। जैसे कि हम अपने देश के मनु के बारे में हम कुछ गलत बातें कह सकते हैं, तो क्या जो आप पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक या दार्शनिक सुकरात को पढ़ते हैं,
प्लेटो को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं, तो क्या उनकी बातों को आप वर्तमान समय में आलोचना खुल के करते हैं? क्योंकि अरस्तु ने भी सारे देश के नागरिक को नागरिकता देने की बात नहीं कहा था। अब क्यों नहीं कहा था वो आगे हम पढ़ेंगे, अरस्तु के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। तो सुकरात के भी बहुत ऐसे विचार थे। प्लेटो का भी विचार है कि जो राजा होना चाहिए, राजा का जो परिवार होना चाहिए वो पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक का परिवार होना चाहिए। राजा की पत्नी मतलब सारे लोगों का होना चाहिए, सारे पब्लिक का होना चाहिए। राजा का पुत्र पूरे जो है पब्लिक होना चाहिए। क्या अभी मानते हैं इस बात को? क्या ये लागू है? नहीं। तो अपने समकालीन परिस्थितियां को देखते हुए कोई भी विचारक अपना विचार या अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो हमें पूर्ण रूप से आलोचना नहीं करना चाहिए, बस समय, परिस्थिति और काल के ऊपर जो है छोड़ देना चाहिए। हो सकता है उस समय परिस्थिति ऐसा ही होगा जो वो अपना विचार रखे। फिर उसके बाद जब आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल में आवश्यकता कुछ और महसूस किए। जब हम अभी वर्तमान समय में जो चीज़ का हमने आवश्यकता महसूस किया, उस अनुसार से हमारा संविधान बना और उस अनुसार से जो संविधान में रूल रेगुलेशंस दिया गया है उस अनुसार से जो हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो उस समय भी किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं था, अभी भी कोई दो राय नहीं है। तो अभी भी काल परिस्थिति के अनुसार चल रहा है, उस समय भी उनका समकालीन परिस्थिति उस टाइप का ही होगा। तो पूरी तरह से जो है आलोचना नहीं होना चाहिए, मतलब परिस्थिति के अनुसार जो है छोड़ देना चाहिए। पर्सनली मनु के जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे कि मनु के जीवन और काल को लेकर अनेक विचारकों में मतभेद पाए जाते हैं कि मनु कौन है, मनु क्या है। उसको लेकर विभिन्न विचारकों ने अपनी अलग अलग राय भी देते हैं। तो पौराणिक कथाओं में मनु को मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। उनके संबंध में यह भी धारणा प्रचलित है कि जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो गई थी तब मनु और उनकी पत्नी शतरूपा ही बची थी। उसके बाद मनु ने एक संगठित समाज के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके संबंध विचार मनु स्मृति में प्रस्तुत किया गया है। मनु के युग के संबंध में भी मतभेद है, किंतु भारतीय साहित्य में मनु के शासन को एक मत से आदर्श शासन माना जाता है। कालिदास अपने रघुवंश में लिखते हैं कि रघुवंशी राजा मनु द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार शासन किया जाता था। उसमें इंच मात्र भी इधर उधर नहीं होते थे। तो ये जो है मनु का जीवन परिचय है। अब हम मनु के सप्तांग सिद्धांत को जानेंगे, जो आगे कौटिल्य ने भी सप्तांग सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मनु जो सप्तांग सिद्धांत दिए हैं तो ये किस प्रकार के सप्तांग सिद्धांत में बातें कही गई है। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में राज्य के संबंध में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जो वर्तमान राजनीतिक विज्ञान की आधारशिला है। इनमें से सप्तांग सिद्धांत भी एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां होती हैं जो राज्य का निर्धारण करती है। सभी प्रकृतियों का अपना एक विशेष महत्व है और ये प्रकृतियां एक दूसरे के साथ मानव शरीर के विभिन्न अंगों के समान जुड़ी हुई होती है। मनु स्मृति में भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहले राजा आता है, जिसको कि हम स्वामी भी कहते हैं। मनु राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग करता है।
स्वामी से आशय होता है कि राज्य की समस्त शक्ति उसमें निवास करेगी और वही वास्तविक प्रयोगकर्ता यानी वास्तविक प्रयोगकर्ता या कार्यकर्ता होंगे, अर्थात राजा ही संप्रभु होगा। अभी भी है, अभी भी संप्रभुता, अभी भी सारे देश अपने आप को संप्रभु मानते हैं। संप्रभु का मूल अर्थ होता है सर्वोच्च पावर। सर्वोच्च पावर किसी एक के पास में होना चाहिए। उसके अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजा राज्य की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का प्रतीक होता है। लेकिन मनु का मानना है कि राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्व के प्रति अटूट निष्ठा और नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। तो ये जो है आगे हम राजा और फिर दूसरे नंबर पे अमात्य आता है, जिसको कि मंत्री कहते हैं। तो ये मंत्री और फिर पुर है, ठीक है, जिसको कि हम किला कहते हैं, जनपद है और कोष है, दंड है, मित्र है। ये सारे प्रक्रिया को, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि हमें समझना है, ठीक है, तो इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।